हाय एवरीवन, नाम सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 21 ऑफ सीआरपीसी समरी ट्रायल के बारे में है। ये एक बहुत छोटा सा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जैसा लिखा है बिल्कुल सीधा सीधा वैसे समझा जाना है। तो समरी का मतलब होता है इन ब्रीफ, छोटे रूप में। आपने वारंट केस का ट्रायल देखा है, आपने कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल देखा है, वहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस रहती है किसी ट्रायल की, वो सब यहाँ नहीं फॉलो की जाती है। बहुत सिंपल, कुछ ही तारीखों में ये ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस किस तरीके के ऑफेंस जो हैं समरी ट्रायल उनका चलाया जा सकता है और किन किन मजिस्ट्रेट्स के पास पावर रहती है, इसमें क्या क्या प्रोसीडिंग अपनाई जाती है, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो पॉइंट यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको साथ के साथ बताती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले एक एक चीज़ और, समरी ट्रायल एक छोटे ब्रीफ नेचर का ट्रायल रहता है। इसका तो ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 461 का एम पार्ट आपने बेरेक में देखेगा, सीआरपीसी का 461 एम पार्ट, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई मैटर ऐसा है जिसका समरी ट्रायल नहीं चलाया जा सकता बट स्टिल अगर मजिस्ट्रेट उसका समरी ट्रायल चला देता है तो उसकी प्रोसीडिंग विशिएट हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन था इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, चलिए अब सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 260 पावर टू ट्राई असेंबली। अब किस किस मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है समरी ट्रायल चलाने की, और वो कौन कौन से ऑफेंस है या किस तरीके के ऑफेंस है जिनका आप समरी ट्रायल चला सकते हो, ये आपके सेक्शन 260 में बताया गया है। यहाँ मैंने देखिए सिर्फ हेडिंग डाली है, सेक्शन की पूरा नहीं लिखा है, सो आप अपने बैरेक में देख लीजिएगा। सेक्शन 260, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस कोड, एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के पास पावर है, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम के पास पावर होती है, एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हाई कोर्ट से एम्पावर होता है, ओके, मे इफ ही थिंक्स फिट ट्राई इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। तो देखिए यहाँ मे टर्म का इस्तेमाल हुआ है, तो मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है, जो यहाँ अभी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि उस पर समरी ट्रायल ही चलाया जाए। अगर उसको ऐसे लगता है कि नहीं, इसे एज ए समरी ट्रायल हम नहीं ले सकते, इसे एज ए वारंट केस हमें इसे एंटरटेन करना चाहिए, तो वो भी कर सकता है। मे टर्म लिखी होने की वजह से मैजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। अगर उसको लगता है, इट्स ऑल अपॉन हिज डिस्क्रिशन, अगर उसको लगता है कि भी हाँ ये मैटर समरी ट्रायल के लायक है तो ही वो उसका समरी ट्रायल चलाएगा, और चाहे तो वो ना भी चलाए। ओके, अब फर्स्ट देखिए इसका, ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ। ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट डेथ नहीं है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। ओके, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल है, 2 साल से कम की पनिशमेंट वाले ऑफेंस को आप समरी ट्रायल कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, थेफ्ट अंडर सेक्शन 379 एंड 380, सेक्शन 381 ऑफ द आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टॉलन डज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो जो चोरी का जो माल है, चोरी की जो प्रॉपर्टी है वॉटेवर, उसकी वैल्यू जो है वो 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगेन 2000 से कम की होगी तो ही उसका समरी ट्रायल चलाया जाएगा। आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हर जगह टू वर्ड्स का इस्तेमाल है। इट मीन्स 2 साल से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए सज़ा, 2000 रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने साल तक के पनिशमेंट वाला ऑफेंस होना चाहिए समरी ट्रायल के लिए, या प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये एक सीक्वेंस ही एक तरीके से। थर्ड देखिए, रिसीविंग और रिटेनिंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। तो चोरी किए हुए माल को रिसीव करना, रिटेन करना, अंडर सेक्शन 411 ऑफ द आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फोर्थ देखिए, असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब स्टोलन प्रॉपर्टी को आप कंसील करते हो या डिस्पोज करते हो अंडर सेक्शन 414 ऑफ आईपीसी, वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। अगेन, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ देखिए, ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द आईपीसी। तो आईपीसी का सेक्शन 454 क्या कहता है, हाउस ब्रेकिंग। 456 हाउस ब्रेकिंग की पनिशमेंट है, तो उन ऑफेंसेस का भी आप समरी ट्रायल चला सकते हो। 6, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 504 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which mixed into 2 years or with fine।
बहुत सिंपल है, मतलब आपको सिर्फ देखना है कौन कौन से ऑफेंस यहाँ आने वाले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस। तो अभी हमने जो ये कंसीलमेंट वाला जो पढ़ा, स्टॉलन प्रॉपर्टी वाला जो पढ़ा, 2 साल से कम की सज़ा वाला ऑफेंस होना चाहिए, इन सारे ऑफेंस का अगर आप अबेटमेंट भी करते हो तो उसका भी आप समरी ट्रायल चला सकते हो। एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस, तो इन सारे ऑफेंसेस का अगर आपने अटेम्प्ट भी किया है, व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस, लेकिन उस ऑफेंस का अटेम्प्ट पनिशेबल होना चाहिए। आपके कानून के अंदर वो अटेम्प्ट एक पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए, तो ही आप उस अटेम्प्ट को भी समरी ट्रायल में चला सकते हो। ओके, एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1861। सिंपल है। इसका सेकंड देखिए, when in the course of a summary trial it appears to the magistrate, तो जब summary trial चल रहा है तब अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, और मजिस्ट्रेट को ट्रायल के दौरान ऐसा लगता है कि इस ऑफेंस का ट्रायल समरी ट्रायल नहीं चलाना चाहिए, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear। तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसका समरी ट्रायल के बजाय कोई और जो उसको लगता है कि हाँ ये ट्रायल इस तरीके से कि भी वारंट केस की तरह या किसी और की तरह चलाया जाना चाहिए, उसको भी वो उस तरह से चला सकता है और फिर से दोबारा से जो विटनेस है उनको रीहियर कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है इन द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड दिस बाय कोर्ट। तो इस कोर्ट के अंदर और जो कोई अगर प्रोसीडिंग बताई गई है, समरी ट्रायल को छोड़कर आपके वारंट केस का ट्रायल हो गया, तो उस तरीके से भी उसका वो ट्रायल चला सकता है। सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 261, समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास का मैजिस्ट्रेट किस तरीके से समरी ट्रायल चलाता है। ओके, द हाई कोर्ट में कन्फर ऑन एनी मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टेड विद द पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास टू ट्राई समरली एनी ऑफेंस which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months। तो सेकेंड क्लास का मैजिस्ट्रेट जब हाई कोर्ट उसे एम्पावर करता है कि वो मैटर्स को समरी ट्रायल चला सकता है, लेकिन ऐसा समरी ट्रायल जिसमें ऐसा ऑफेंस जिसमें सिर्फ फाइन का प्रावधान हो या फिर जो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, उसका जो ऑफेंस है उससे ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए, विद और विदाउट फाइन, एंड एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ सच ऑफेंस, और उस ऑफेंस का या तो अबेटमेंट या अटेम्प्ट उनका भी वो समरी ट्रायल चला सकता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को या किसी और मजिस्ट्रेट को कौन एम्पावर करता है, तो आप हर जगह देखोगे हाई कोर्ट ही लिखा हुआ है, तो सिंपली अगर ऑप्शन में आए तो हाई कोर्ट पे ही टिक करना। सेक्शन 261 क्या कहता है, देखो, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। अब समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है। इन ट्रायल अंडर दिस चैप्टर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड फॉर द ट्रायल ऑफ सम्मन केस शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हियर एंड आफ्टर मेंशन्ड। तो किसी सम्मन केस का ट्रायल जिस तरीके से रहता है सेम वही आप समरी ट्रायल के अंदर भी इस्तेमाल करते हो, एक्सेप्ट हियर एंड आफ्टर। इसका मतलब होता है कि अगर स्पेशली उस ऑफेंस का कोई पर्टिकुलर ट्रायल, कोई प्रोसेस बताया गया है तो आप वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपनाओगे, अदरवाइज आप किसी सम्मन केस के ट्रायल की तरह ही समरी केस का ट्रायल चलाओगे। हम नेक्स्ट देखिए, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर क्या है, समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल के अंदर आप 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हो, ये इसका लिमिट बताया गया है। अब एक क्वेश्चन ये आता है, सपोज करिए कि जो ऑफेंस है उसमें 3 महीने की सज़ा है, ठीक है, प्लस में कोर्ट ने फ़ाइन भी इम्पोज कर रखा है और समहाउ वो एक्यूज जो है फ़ाइन नहीं दे पा रहा है, तो फ़ाइन नहीं देने की वजह से उसको भी कुछ महीने की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है। तो अगर मैजिस्ट्रेट फ़ाइन नहीं पे करने की वजह से उसे कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट दे रहा है, सपोज करो 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट या 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट वो दे रहा है, तो 3 महीने प्लस में 1 महीना, तो वो 4 हो जाएंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भी यहाँ तो सिर्फ 3 महीने के इम्प्रिजनमेंट के लिए बोला गया, आप 4 कैसे दे सकते हो, वो फाइन वाला है, वो इससे अलग रहता है।
इम्प्रिजनमेंट अलग होता है, फाइन ना देने की वजह से जो इम्प्रिजनमेंट उसमें ऐड हो रही है तो वो कहीं पर भी इस रूल को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, वॉइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो दे सकता है मैजिस्ट्रेट 3 महीने से ज़्यादा, जो भी फाइन ना पे करने की वजह से जो उसे इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है तो उसमें ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है 263, सेक्शन 263 देखिए, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। अब जो रिकॉर्ड क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो डिटेल जो होती है, वो समरी ट्रायल के क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें क्या डिटेल लिखी जाती है, ये सेक्शन 263 बताता है। इन एवरी केस ट्राइड समरी, तो जो भी केस समरी ट्राई किया जा रहा है, द मजिस्ट्रेट शेल एंटर, तो शेल है तो इट मीन्स ये मैंडेटरी लिस्ट है जो यहाँ बताई गई है कि भी मतलब क्या क्या पर्टिकुलर्स, क्या क्या डिटेल आपको लिखनी पड़ेंगी। इन सच फॉर्म एज द गवर्नमेंट में डायरेक्ट, तो और ये पर्टिकुलर्स कौन बताता है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है, बताते हैं कि भी ये पर्टिकुलर्स तो आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर बताए गए हैं क्या क्या डिटेल उसमें लिखी जाती है डॉक्यूमेंट्स में। द सीरियल नंबर ऑफ केस, केस का क्या सीरियल नंबर है। द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, कब वो ऑफेंस किया गया था उसकी डेट क्या है। द डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, कब वो रिपोर्ट या कंप्लेंट आई थी उसकी डेट लिखी जाएगी। द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसने वो कंप्लेंट की थी, उस व्यक्ति का नाम। और बहुत सारी है, ये बहुत सिंपल, आप इसे पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ समय जाएगा इसके अंदर, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जे तक ये बताई गई हैं डिटेल्स, इसको ज़्यादा डीप में याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको पता होना चाहिए क्या डिटेल रहती है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 264, जजमेंट इन केस ट्राइड समरी। अब समरी ट्रायल का जजमेंट वो किस तरीके का रहता है। आपने एक नॉर्मल जजमेंट देखा होगा 20-30 पता नहीं कितने सारे पेजेस का रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक छोटे फॉर्म में कुछ पैराग्राफ्स के अंदर वो उसका जजमेंट आ जाता है। इन एवरी केस ट्राइड समरी इन विच द एक्यूज डज नॉट प्लीड गिल्टी, जिसके अंदर एक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं करता है। ओके, द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस, तो उसमें मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, जो भी एविडेंसेस लाए गए हैं उसका सब्सटेंस वो रिकॉर्ड करेगा एंड अ जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग। तो जो भी एविडेंस आया है उनको देखने के बाद क्या फाइंडिंग्स, क्या जज मैजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है, वो सब नोट डाउन करने के बाद जो है, और जो रीजंस है वो सब नोट डाउन करेगा, सिंपल एक नॉर्मल तरीके से, बहुत लेंदी वे में नहीं होगा। ओके, तो वो सब इसमें एक ब्रीफ स्टेटमेंट लिखा हो ना, ब्रीफ स्टेटमेंट में उसको वो नोट डाउन करेगा जजमेंट के अंदर। 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। अब उस जजमेंट का, उस रिकॉर्ड का लैंग्वेज, भाषा क्या रहेगी। एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटर्न इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो कोर्ट की जो भी भाषा, आप जनरली इंग्लिश रहती है, बाकी जो भी भाषा रहती हो, हिंदी उर्दू वॉटेवर, उस भाषा के अंदर उसको लिखा जाएगा। द हाई कोर्ट में ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर टू ट्राई ऑफेंस समरी, तो हाई कोर्ट किसी भी मजिस्ट्रेट को जो है वो एम्पावर कर सकता है समरी ट्रायल के लिए, टू प्रिपेयर द अफोरसेड रिकॉर्ड, जो अभी हमने जिस जजमेंट रिकॉर्ड की जो बात करी उसको वो प्रिपेयर कर सकता है, हाई कोर्ट जिसे एम्पावर करता है। रिकॉर्ड और जजमेंट और बोथ बाय मीन्स ऑफ एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द रिकॉर्ड और द जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइन बाय द मजिस्ट्रेट। तो सिंपल है, जो रिकॉर्ड और जो जजमेंट आप आ रहा है इस समरी ट्रायल का, उसको साइन किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्योंकि जब तक वो साइन नहीं होगा तब तक वो फाइनल नहीं होगा, तो वो साइन किया जाएगा। तो बहुत सिंपल था, सेक्शन 265 तक ये कवर हो गया आपका। चैप्टर 21 में इतना ही बताया गया है, बट स्टिल अगर किसी को कोई इशू है, कोई सेक्शन नहीं समझ आ रहा है, कोई पॉइंट है जो आप समझना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।